देखिए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एपी का क्वेश्चन है ये, है ना। कल जो हमने सैंपल पेपर करा था ना उसमें था ये क्वेश्चन। तो एक्चुअली है क्या सीन है इसका, क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि एपी का है। वैसे भी बोल भी रखा है इसमें कि ये एपी में है, देखो, है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, अ सर्कल इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू n सेक्टर्स। एक सर्कल है हमारे पास और उसको हमने क्या करा है आर्मन आप बच्चे, अपना सेक्टर्स में बांट लिया इसको, है ना। और कितने सेक्टर्स में बांटा है, n सेक्टर्स में। कितने सेक्टर्स में, n सेक्टर्स में। बेसिकली सेक्टर होता क्या है, जब किसी सर्कल का सेंटर से दो रेडियस निकालते हुए हम उसको कट करते हैं ना ऐसे, तो वो सेक्टर बनता है। तो इसमें कई सारे सेक्टर्स बनाए गए हैं और ऐसे बनाए हैं वो सेक्टर्स कि उनके जो एंगल्स हैं वो एपी में बैठ रहे हैं। मतलब पहला एंगल, सबसे छोटा एंगल जो आ रहा है वो कितना है बच्चे, दिया था इसमें कुछ में, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 8 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, 8 डिग्री। और जो लार्जेस्ट एंगल आ रहा है वो अपना कितना आ रहा है, 72 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल दिया है 8 डिग्री, लार्जेस्ट एंगल दिया है 72 डिग्री। एन सेक्टर्स में बांटा है और ये सब किसमें है, जो इनके एंगल्स है वो एपी में है। सही है। तो क्वेश्चन क्लियरली एपी का है। मुझे निकालना क्या है, एक तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी है और दूसरा मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, मतलब फोर्थ सेक्टर का एंगल निकालना है। ये है क्वेश्चन हमारा। तो मैं बोलूंगा हियर द एंगल्स, कितने एंगल्स है, एन एंगल्स हैं, है ना। और बोला क्या है, फॉर्म एन एपी। ठीक है साहब। एंड ए कितना दे रखा है, ए मतलब सबसे छोटा एंगल जो फर्स्ट है वो कितना दे रखा है बच्चों, 8 डिग्री। कॉमन डिफरेंस नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, ए तो दे रखा है। और एक चीज और भी तो देखिए, जो लार्जेस्ट एंगल है यानी कि लास्ट टर्म यानी कि ए एन दिया हुआ आपको 72। हम सभी जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गया आपका। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि मेरे पास ए की वैल्यू है तो मैं क्यों नहीं पुट कर दूंगा यहाँ पर, ए की है तो 8 डिग्री ले दूंगा। ना मुझे एन पता ना मुझे डी पता, तो ये ऐसे रहने देते हैं अभी। इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 72 डिग्री माइनस 8 डिग्री। सही बात है बच्चों। तो ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी। बेसिकली यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आ जाएगी, 64 डिग्री अपॉन में n माइनस वन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अब यही रोक देते हैं। इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, इसके आगे भैया आप ये कर सकते हैं कि ये सर्कल है और ये जो सारे एंगल्स बन रहे हैं ना इस सेक्टर के, ये 80 डिग्री है और बाकी के जो एंगल्स बन रहे हैं, ये सारे एंगल्स कहाँ बन रहे हैं बच्चों, इसके सेंटर पे। और आपको पता है कि सर्कल का सारे जो एंगल्स अगर जोड़ दिया है तो पॉइंट के चारों ओर कंप्लीट एंगल्स का सम कितना आता है, 360 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, इन सभी एंगल्स को जोड़कर 360 डिग्री आएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एसएन हो गए ना, वो 360 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, पूरा जो गोल बनता है वो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। या फिर सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं आप। अब एसएन का फॉर्मूला एपी में जो बनता है वो बनता है एन अपॉन टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल। मैं ये वाला फॉर्मूला जानबूझ के लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल है। समझ रहे बच्चों। वैसे एसएन के दो फॉर्म पढ़े आपने, एक n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी भी पढ़ा है। और वो लगाने का क्या फायदा, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल है तो ये ज्यादा फायदेमंद बनेगा ना मेरे लिए। समझ लो। n मुझे नहीं पता अभी, ऐसे ही रहने दो। इंटू ए के नाम पे क्या लिखूंगा, 8 डिग्री, और प्लस एल के नाम पे क्या लिखूंगा, 72 डिग्री। इससे कितना तगड़ा फायदा हो रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ से आपके पास n अपॉन टू इंटू ये कितना के बच्चों 80 डिग्री हो गया, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री है। 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 40 डिग्री। n कितना आ गया 360 डिग्री अपॉन में 40 यानी कि 9। n की वैल्यू निकालने के बाद n के लिए 9 आ गई, तो मौज करो। भैया कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दिए, नहीं यहाँ पर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आपसे कहा है कैलकुलेट n की वैल्यू निकालने के लिए बताया। अगर वो ऐसे कहता फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं लिखता है सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 9। यहाँ कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात और, कल ही आपका बोर्ड का एग्जाम है तो कुछ बहुत विशेष पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां रीजन लिखना है। जहां आपने किसी कोई काम की बात बनाई है, कोई इक्वेशन बनाई है, उसे बॉक्स वगैरह में कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके आगे चल के काम आ सकती है उसको आप हाईलाइट कर दें, ऐसे कुछ बॉक्स वगैरह बना के मार्क कर लें। मतलब बेसिकली इसको जहां जरूरत है वहां पर रीजंस लिखने हैं, जहां जरूरत है वहां यूनिट्स लिखनी है। यूनिट्स बीच स्टेप्स में लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल स्टेज पे जाके जरूर लिखनी है। फाइनल आंसर में यूनिट नहीं छोड़ना, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट करने के चक्कर में स्टेप्स मिस मत करना। और एक बात और, सबसे जरूरी बात, एमसीक्यूज में बेहिसाब टाइम वेस्ट नहीं करना है। पता चला आप 1.5-2 घंटे एमसीक्यूज ही करते रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन से आपको समझ नहीं बचा, ऐसी बेवकूफी मत करना। हो सके तो एमसीक्यूज बाद में अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि एमसीक्यूज के चक्कर में आप कतई बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन करने के चक्कर में पूरी तबाही मचा दी, आपने टाइम ही नहीं बचा आपके पास बड़े क्वेश्चन के लिए। ऐसी बेवकूफी मत करना।
एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस आप करके दिखाएंगे, लेकिन साइड के रफ कॉलम में, और जितना गंदा कर सकते हो कोई बात नहीं, बस टीचर को एक आइडिया होना चाहिए, हाँ इस बच्चे ने खुद मेहनत करके करें, बस उसके डिटेल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो करोगे। कोई भी इतना बड़ा कदम खा नहीं है जो सारे एमसीक्यूज का आंसर डायरेक्टली निकाल लेगा हवा में। एक दो एमसीक्यूज होते हैं जो ओरली हो सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन सारे एमसीक्यूज ऐसे नहीं होते, तो उनके सॉल्यूशन आप अपनी उसी पेज के इधर साइड में रफ कॉलम में दिखा देंगे। लेकिन उसके चक्कर में आप ये नहीं करेंगे कतई बिल्कुल मोती बरसा रहे हैं भाई उसमें, बिल्कुल बेहतरीन करके साफ सुथरा उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बेवकूफी मत करना, मैं बार बार बोलता हूँ, समय बहुत कीमती है करके बच्चे में। ये तो आगे सही बच्चों सेक्शन में, हाँ बच्चे, अगर कोई सेक्शन आगे कर दे तो पीछे कर दे, उससे थोड़ी होगा। नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। रैंडम सेक्शंस मत करना, पहले हैवी वेट क्वेश्चंस करना ना, क्या दिक्कत है, आप सेक्शन ई या सेक्शन डी से शुरुआत कर लो, एमसीक्यू उसका सेक्शन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, बाकी पूरा पेपर उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ गई। या एमसीक्यू उसको छोड़कर बाकी आप कैसे भी कर लो, बस एमसीक्यू को लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां जरूरत है वहां रिजल्ट लिखेंगे, जहां जरूरत है वहां यूनिट्स लिखेंगे। फाइनल आंसर में यूनिट जरूर होनी चाहिए, फाइनल आंसर अपना हाईलाइट कर दे, कुछ भी बॉक्स वगैरह बना के मार्क कर ले, कहीं इक्वेशन मानी है या कोई भी ऐसी चीज है जो बाद में आगे चल के काम आ सकती है, उसको डिब्बा बना के मार्क कर ले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में। बाय द वे अभी तो मैंने सिर्फ एन निकाला है, मुझे एंगल इन द फोर्थ सेक्टर भी निकालना है। और भाई अगर आपके पास एन आ गया तो आपके पास डी भी आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों को डी कितना निकल के, डी इज इक्वल्स टू आएगा 64 अपॉन, बताइए बच्चों, n माइनस 1, यानी कि d इज इक्वल्स टू आ गया 64 डिग्री अपॉन 9 माइनस 1, तो ये 64 डिग्री अपॉन 8 आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 8 डिग्री आ गया सॉल्व करके, है ना, कट कटा के। तो d की वैल्यू पता चल गई है। मुझसे पूछा क्या था, एंगल इन द फोर्थ सेक्टर, तो फोर्थ सेक्टर का एंगल कैसे निकालोगे, फोर्थ सेक्टर का एंगल हो गया a4, यानी कि a प्लस 1 कम d, तो a प्लस 3d, a के नाम पे क्या है 8 डिग्री, प्लस 3 इंटू d के नाम पे भी क्या है 8 डिग्री ही है। बॉड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगी बच्चों, तो 3 into 24 हो गया, ये 32 डिग्री आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बच्चों से क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये नहीं बता रखा कि इन सबको जोड़कर 360 डिग्री आएगा, क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं है, ये तो खुद समझना, इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबको जोड़कर कितना आएगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा गोला कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। ये बात जो समझ जाता है वो ये क्वेश्चन कर लेता, ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है।